हाय एवरीवन, इफ यू आर हियर तो प्लीज यार एक बार चैट बॉक्स में हाय हेलो लिख लो, एंड इफ पॉसिबल तो अपने अपने कैमराज ऑन कर दो यार, सो दैट वी कैन इंटरैक्ट, राइट? विल कीप इट कैंडिड। मैं एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ जहाँ पे हम लोग बात कर सकें। काफी लोग हैं जो एक्टिव हैं, काफी हाईज आए हैं। विल वेट फॉर सम टाइम बिकॉज काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो ज्वाइन करता जाएगा। एंड आई वुड से कि आपके जो भी क्वेरीज आती है इन बिटवीन द सेशन आप चैट बॉक्स पे डालते रहिए। आई ट्राई टू टेक सम ऑफ देम, सारी नहीं ले पाऊंगा, पर जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी लेने की कोशिश करूंगा, राइट? तो विल कीप इट वेरी सिंपल। एंड अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए, जो किसी और चैनल से आए हैं, वो आई एम बंदुल बंसी। आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर लास्ट 5 years नाउ। 5 सालों से मैं क्रिप्टो ब्लॉकचेन में डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर रहा हूँ एज इन्वेस्टर। जहाँ पर मैं खुद एक ट्रेडर था, एक इन्वेस्टर था, बहुत सारे प्लेस में इन्वेस्ट किया। एंड देन आई स्टार्टेड फिनस्ट्रीट, जो कि एजुकेशनल चैनल है, एज मोस्ट ऑफ यू नो, जहाँ पर हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में प्राइमरली एजुकेशन फोकस करते हैं कि हम क्रिप्टो की एजुकेशन को उन सिटीज तक लेकर जा सकें और लोगों को एजुकेट कर सकें। देन उसके बाद मैंने अभी तक 22 स्टार्टअप्स में प्री सीड सीड फंडिंग करी है, जहां पर हम इंक्यूबेट करते हैं, स्टार्टअप को हेल्प करते हैं इन ऑल कैपेसिटी। बाय द एंड ऑफ दिस कॉल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग इंडियन कॉलेजेस को एम्पावर करेंगे, उनके लिए फंडिंग से लेकर के एक इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर वो आके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। एंड टू एंड नॉलेज, चाहे अगर आपके पास आइडिया भी नहीं है कि किस आइडिया में आपको क्रिप्टो में काम करना चाहिए, फंडिंग कैसे लेनी है, आइडिया कैसे बनाना है, अपनी डेक कैसे लिखनी है, कुछ कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। और हम लोग एक फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इन जनरल। तो क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है। तो बिटकॉइन, जो कि पहली क्रिप्टो करेंसी थी, हाउ डिड इट स्टार्टेड? तो बिटकॉइन का सबसे बढ़िया बात क्या थी कि बिटकॉइन स्टार्ट हुआ और 2008 के एंड में उसका वाइट पेपर आया, और 2009 जनवरी में इसका पहला ब्लॉक माइन हुआ, यानी कि पहला बिटकॉइन बना। नाउ द गुड थिंग इज, एज मोस्ट ऑफ यू नो, कि 2008 में बैंकिंग मेल्टडाउन आया था, और यूएस के जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स थे उनके बहुत सारे घपले मिले थे, और जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश आया था। तो बिटकॉइन का जन्म ही हुआ था एक ऑल्टरनेट मॉनेटरी सिस्टम के लिए, एक ऑल्टरनेट मनी के तौर पर, जो कि दुनिया को एक डिसेंट्रलाइज तरह का पैसा देगा। अब डिसेंट्रलाइज पैसा कैसे होता है कि मानो यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में आईएनआर चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चलता है, रशिया में रशियन करेंसी चलती है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। तो बट हमें सॉवरन करेंसीज की जरूरत है जिसे कोई भी देश कंट्रोल ना कर सके, और ये पहले कौन सी है? गोल्ड। और मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है जब मैं ये देखता हूँ कि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई जो हर जगह है, इंडिया में भी बेच के आप इंडियन रुपी ले सकते हो, यूएस में जाकर यूएस डॉलर ले सकते हो। तो गोल्ड एक स्टैंडर्डाइज करेंसी है जो हर जगह है। अब उसके अपने फ्लॉज हैं कि हम उसको पेमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको कोई 10 रुपए की चाय लेनी है तो आप गोल्ड में थोड़ी पे करोगे। तो दैट्स द इशू गोल्ड के साथ। बट गोल्ड एक सॉवरन करेंसी तो है, तो हमें एक ट्रांसफरेबल डिजिटल सॉवरन करेंसी चाहिए थी। और इंटरनेट पे सब कुछ आ गया था तब तक, राइट? अभी इंटरनेट पे हम लोग कैब बुक कर सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। पर हमें उसके साथ साथ ये भी समझना है कि इंटरनेट को अपनी करेंसी भी तो चाहिए। अगर इंटरनेट पे इतना कुछ हो रहा है तो इंटरनेट को अपनी करेंसी भी चाहिए, विच वॉज बिटकॉइन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था, और बिटकॉइन के आने से ये वाली प्रॉब्लम एक सॉल्व हुई। साथ ही साथ अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन से, तो गोल्ड के साथ बहुत सारे सिनोनिम है, इसीलिए इसको डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। कि एक तो वही, जैसे हर कंट्री में आप जाकर के गोल्ड सेल करके वहाँ की लोकल करेंसी लेते हो, बिटकॉइन भी एक सॉवरन है जो हर कंट्री में एक्सचेंजेस हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, जिनसे आप बदले में बिटकॉइन के बदले में उनकी लोकल करेंसी डिजिटली ले सकते हो। तो एक सॉवरन करेंसी है जो कि डिजिटल है। साथ ही साथ जैसे गोल्ड कोई और बना नहीं सकता, और पता है कि कितना गोल्ड है अर्थ में, जितना गोल्ड है उतना ही गोल्ड है। कोई भी कंट्री चाहे तो, जैसे इंडिया नए रुपए छाप लेती है, यूएस नए डॉलर छाप लेती है, वैसे कोई गोल्ड नहीं प्रिंट कर सकता। उसी तरह से कोई भी बंदा बिटकॉइन नहीं प्रिंट कर सकता। बिटकॉइन जितने हैं वो मैथमेटिकली उतने ही हो सकते हैं, कंप्यूटिंग उसे स्टेबल कर रही है, तो वो भी एक तरीका है। पर ये सब तो टेक्निकल बातें होगी, राइट? इसके लिए
मेरा पूरा एक कोर्स है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये सब बताया कि किस तरह से वो करेंसी है। बट एट द सेम टाइम जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट लगता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ है ना, यूएस फेड के पास है। बट इंडियन हाउस होल्ड के पास यूएस फेड से भी ज्यादा गोल्ड है। यानी कि हमारी ट्रेजरी में उतना सोना नहीं है, हमारी सरकार को सोने की उतनी अहमियत नहीं पता, इतने लोगों को पता है। तो एज अ कंट्री हमारा डीएनए बहुत अवेयर है, हमारा कल्चर बहुत रिच है, क्योंकि हमें सॉवरन करेंसी की इंपॉर्टेंस पता चलती है। आई एम श्योर इस सेशन में भी 150 के अराउंड लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और 150 लोगों के घर में कुछ ना कुछ गोल्ड तो पक्का होगा, राइट। और हम सबके घरों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि गोल्ड है, और सबके घर में थोड़ा थोड़ा होता है। तो बेसिकली इंडिया का जो गोल्ड है वो हमारी 40% ऑफ जीडीपी के बराबर है, इंडियन हाउस होल्ड के पास गोल्ड है। सिर्फ इंडियन हाउसवाइफ के पास 11% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड सप्लाई है, जो कि किसी भी कंट्री के रिजर्व से, गोल्ड रिजर्व से कहीं गुना ज्यादा है, चाहे वो यूएसए क्यों ना हो। तो मतलब एज अ कंट्री, एज एज पीपल ऑफ अ कंट्री, हम लोग गोल्ड की इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्योंकि हमारा हेरिटेज रिच है, हमारा कल्चर रिच है। और हमारे कल्चर और हेरिटेज में हमें गोल्ड की इंपॉर्टेंस पता है, हमारे पेरेंट्स को पता है। तो कल्चरली हमें सॉवरन करेंसी तो ऑलरेडी समझ आती है, तभी तो हम इतना गोल्ड खरीदते हैं, तभी तो हम इतना गोल्ड होल्ड करके बैठे हुए हैं, तभी तो हम इतना ज्यादा गोल्ड हर साल नया नया एक्सपोर्ट करते रहते हैं, और नया गोल्ड इंडिया में आता रहता है, और पुराना गोल्ड उतना ज्यादा सेल नहीं होता। विच प्राइमरली मीन्स कि इंडिया को कल को जब हमारे सिटीजन्स को समझ में आएगा, तो वो बिटकॉइन को भी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो भी एक सॉवरन करेंसी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, राइट। और ये तो होगी थोड़ी सी फिलोसफिकल लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे बात, राइट। आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं यार, या कुछ भी सजेशन है, या इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू समथिंग, तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, लाइक फील फ्री टू राइट एनीथिंग, जो भी आपको लगता है रेलेवेंट हो। इररेलेवेंट मत डालना, आई गेस फिर जो मॉडरेटर्स हैं इस पूरे सेमिनार के, वो शायद आपके ऊपर कुछ आपको निकाल दे वहां, या कुछ कर दे। तो मैं कहूंगा कि रेलेवेंट अगर आपके पास कुछ भी पॉइंट्स है, यू कैन ऐड ऑन टू समथिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए, फील फ्री टू ऐड। लाइक इसको एक कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन की तरह रखते हैं, दोनों तरफ से हो। 2 घंटे यार मैं कल्ला बोलता रहूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो फील फ्री टू ऐड एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। और अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंट है। तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपको यही करना है, राइट। तो आप आराम से अपने पॉइंटर्स लिखिए, अगर आपके को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखिए, इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू समथिंग तो ऐड ऑन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये मानता हूँ कि फिलोसफिकली या हिस्टोरिकली अगर देखें, तो इंडिया में एक ये केस बनता है कि हमारे पास अडॉप्शन आ सकती है बिटकॉइन, क्योंकि हम सॉवरन करेंसी समझते हैं, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सॉवरन करेंसी समझते हैं। अब एज अ कंट्री की बात करते हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं आज के टाइम में? हम आईटी टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ के अच्छे इंजीनियर बाहर की कंपनियों में जॉब ले लेते हैं, राइट। वो बहुत कॉमन है। या फिर वो इंडिया की कंपनियों में जॉब लेते हैं, जो कंपनियां बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रही है। तो बेसिकली हम आईटी टैलेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वाया टीसीएस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर, राइट। अमीन ने लिखा सॉफ्टवेयर, तो बहुत ही सही बात है ना, सबको पता है ये बात कि हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बाहर से लेकर आते हैं और हम खुद यूज करते हैं। और जो हमारा एचआर टैलेंट है, जो हमारा आईटी टैलेंट है, वो काम करता है उन्हीं कंपनियों के लिए। तो हम प्राइमरी क्या रहे हैं, हमारा आईटी टैलेंट काम कर रहा है उन कंपनियों के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रही है, और फिर उन्हीं के सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। एज ए यूजर बेस ही हमारी सबसे बड़ा। तो मेरे को लगता है कि दूसरा केस ये बनता है कि एक तो कि लोगों को सॉवरन करेंसी हमारे डीएनए में है, हमें समझ आता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास टैलेंट इतना ज्यादा है। हर साल 10 लाख बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बैठता है, जो सम हाउ इट किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, और जो डेवलपमेंट कोडिंग या किसी भी तरह के प्रोग्राम है। और सिर्फ डेवलपमेंट कोडिंग क्यों, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है, जिसमें प्रोडक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है। तो आप टेक्नोलॉजी को किसी भी पार्ट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन तो सप्लाई चेन से लेकर के हर चीज में यूज हो सकता है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि उसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास इतना ज्यादा आईटी टैलेंट है, इतना ज्यादा लॉजिकल माइंड्स हैं। हर साल 10 लाख हम नए प्रोड्यूस करते हैं, और इतने सालों से प्रोड्यूस कर ले, वो भी बहुत ज्यादा है। तो एज अ कंट्री हम लोग फ्रंट रन कर सकते हैं ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में। इट्स जस्ट लाइक कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, शायद वो बताने वाले लोग नहीं हैं, राइट। और शायद सपोर्ट करने के लिए कोई बंदे नहीं है जो हमें, हमारे इनिशियल स्टार्टअप्स को या इनिशियल डेवलपर्स को वो सपोर्ट दे सके, कि वो सीख सके और वो उभर कर आ सके, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो डेवलपर्स हैं इंडिया से। अगर आप डेवलपमेंट में हैं, तो आप डेवलपर बन सकते हैं, सीटीओ बन सकते हैं किसी कंपनी का। अगर आप
मान लीजिए टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डेवलपर, राइट, पर मैं ब्लॉकचेन समझता हूँ, आर्किटेक्चर लेवल पे चीजें समझता हूँ, अपने डेवलपर्स के साथ रेगुलरली कॉन्वर्सेशन करता हूँ, देखता हूँ प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उनमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो सीईओ बनने के लिए प्राइमरली आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट माइंड, पर हमारे लॉजिकल माइंड्स तो है ना, तभी हम जेई जैसे एग्जाम्स को इतना ज्यादा तरीके से ले पाते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं। तो मेरे को लगता है इंडिया के लिए ये भी केस बहुत ज्यादा है कि ब्लॉकचेन, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी क्यों अडॉप्ट हो सकती है, क्योंकि हमारा एक कल्चर रहा है सॉवरेन करेंसी में, जैसे मैंने अभी बात करी। पर ब्लॉकचेन के लिए क्यों एक केस है, ब्लॉकचेन के लिए केस ये है कि हमारे पास आईटी टैलेंट बहुत भर भर के, और सारे लॉजिकल माइंड्स है, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है, एक नॉलेज की जरूरत है, जो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं जिस डायरेक्शन में काम करूँ मैं प्रोवाइड करूँ, बिकॉज ये एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, विच इज अ गुड मूव, राइट। क्योंकि क्या चाहिए इंडियन, मतलब हमें हमें फ्रूगली काम करना आता है। अगर हम कोई यूएस में स्टार्टअप $1 मिलियन में बनते हैं, तो आई एम श्योर कि इंडिया में मैं वो $100,000 में बना सकता हूँ, यानी कि 10 गुना कम कॉस्ट। तो क्योंकि हम फ्रूगल है, हमें वो फ्रूगैलिटी समझ आती है, हमने फ्रूगली चीजें बनाई, और इंडिया में कितनी ज्यादा है। दिस इज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, या हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं ये वाला जो कैंपेन है, दिस इज फॉर फन स्टेट। बट जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर और लोकल कम्युनिटीज के ऊपर, ताकि उनमें हमें ग्रोथ का और ब्लॉकचेन का एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकें। तो यस, वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रहेगा प्राइमरली। अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, अगर आप किसी कॉलेज में हैं और आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं अराउंड ब्लॉकचेन, अराउंड क्रिप्टो, देन वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट आफ्टर दिस आल्सो। फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन एनी सोशल मीडिया। मैं कोशिश करूंगा सब लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ और उनकी हेल्प कर सकूँ इन एनी पॉसिबल वे, और जो जो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है मैं आपके तक लेकर आ पाऊँ, हम शेयर कर पाए। स्ट्रक्चरली तो चलेगा ही चलेगा जो अलग से है, बट इफ यू वांट टू रीच आउट तो यू कैन, यू आर ऑलवेज वेलकम जहाँ पर आप आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी पूल इंडिया में बहुत बड़ा है, राइट। ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन है क्या अपने आप में, राइट। ब्लॉकचेन, मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम से कि हम आईटी से हैं, हमारे पास आईटी टैलेंट है और लॉजिकल माइंड है, तो हम ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन है बस एक हिसाब किताब रखने की लेजर। लेजर क्या होता है, जैसे आपने बही खाता देखा होगा, वही है। और वो सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज वे में, यानी कि आप उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के अलग अलग लोगों के पास स्टोर कर देते हैं, और क्रिप्टोग्राफिकली उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुई है और इस वॉलेट से इस वॉलेट आया है, और उसको हम एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं। उसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है अपने आप में ब्लॉकचेन, राइट। अब अगर हम लोग ब्लॉकचेन को समझ करके उसके ऊपर जो डैप्स बन रही हैं, लेटर ऑन आप सबने एनएफटी सुना होगा, मेटावर्स सुना होगा, इंडिया का जो फर्स्ट अभी मेटावर्स कॉन्सेप्ट हुआ, वो वन ऑफ माई इन्वेस्टेड कंपनीज ने बनाया, किप्टिक एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने किया था, जो इंडिया का पहला मेटावर्स कॉन्सेप्ट था। एंड तो उसमें भी मैं एज इन्वेस्टर ही हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है इस बात की नहीं कि, रितिका कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट, शॉर्ट रितिका। तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, तो हम मेटावर्स के ऊपर भी डिटेल में जाएंगे। मेटावर्स इज लाइक अ गेम, कैन यू टेल द कंपनी नेम अगेन, गौरव। सो माय कंपनी नेम इज, मेरी कंपनी नहीं है, कंपनी लितेश की है यार, वो गलत होता है ये कहना एडवाइजर्स की कंपनी है। तो इट्स लाइक क्रिप्टिक एंटरटेनमेंट, मैं उसका पार्ट हूँ बहुत छोटा सा, और जिस जो भी सपोर्ट कर सकता हूँ वो करता हूँ, बट इट्स क्रिप्टिक एंटरटेनमेंट। सो ब्लॉकचेन पार्ट, तो ब्लॉकचेन आप इस तरह से समझिए कि ब्लॉकचेन एक लेजर है जहां पर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। तो मानिए मैंने आपको पैसे दिए रितिका को, तो बंदुल गिव ₹100 टू रितिका, ये एक ट्रांजेक्शन है। मेरे वॉलेट से 100 रुपए कम हो जाएंगे, आपके वॉलेट में 100 रुपए ऐड हो जाएंगे, जो पेटीएम भी करता है हमारे लिए, राइट। पर वो सेंट्रलाइज वे में है कि पेटीएम के सर्वर पे पड़ा है डेटा, वो हम लोग डेटा आप और मैं नहीं देख सकते। ब्लॉकचेन में वो डेटा ओपन है, कोई भी देख सकता है। बस हमारे नाम की जगह, बंदुल और रितिका की जगह, हमारे एक सुडोनोमियस एड्रेसेस होंगे, और उन एड्रेसेस से पैसे जा रहे हैं। तो ये जो पूरी ट्रांजेक्शन है कि किसने किसको कितने पैसे दिए या कितने टोकन्स दिए, जो इसका एक पूरा डेटाबेस है जिसको हम लेजर बोलते हैं, वो लेजर को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। पहला पार्ट लेजर वाला क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं कहता हूँ कि भैया ये लेजर अगर आपके पास है तो आप उसमें एंट्री चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको 100 रुपए दे दी, आपने 100 रुपए भी ले लिया और आपने ट्रांजेक्शन ही नहीं डाली, वेरी मच पॉसिबल। तो मैं ये ट्रांजेक्शन अलग अलग लोगों में बांट देता हूँ, 100, 50, 1000 उन लोगों में बांट देता हूँ, और वो लोग इस ट्रांजेक्शन की कॉपीज बना के रख लेंगे। तो अब अगर आप अपने
डायरी में वो ट्रांजेक्शन नहीं भी लिखेंगे, बाकी सबने तो लिखी, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, तो हम इसको लॉन्गेस्ट समझ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गई। अब इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई आकर डंप करता रहे, हमने माइनर्स बिठा रखे हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, और जो कंप्यूटिंग पावर के साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, जस्ट टू ऐड दिस ट्रांजेक्शन टू अ ब्लॉक। ब्लॉक को ऐसा मानिए कि ब्लॉक का मतलब ये है कि जो हमारी मान लीजिए एक लेजर है, तो आपने वो लाल किताब देखी होगी ना, बनियों के पास होती थी, तो लाल किताब नहीं, लाल किताब गलत वर्ड हो गया, वो लेजर जो बही खाता, सॉरी, द राइट वर्ड इज लाल किताब, तो और कुछ होता है तो बही खाता। तो बही खाते में क्या होता है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, एंड उन पेजेस के ऊपर यू कैन राइट इट डाउन, और आप उसे लिख करके वहां से आपने एक पेज का मतलब एक ब्लॉक है जहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है, एंड देन यू टर्न ओवर, आप पेज चेंज करते हो तो वो नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो बस ये वाली चीज, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले लेजर के ब्लॉकचेन क्या है, एक लेजर है जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन स्टोर होती हैं, और वो ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बहुत लोग सेम कॉपीज कॉपीज बना के रखते हैं ताकि कोई भी बंदा घपला ना करे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेजर हो गया। तीसरा उसका कॉन्सेप्ट है कि वो कंप्यूटेशनली, या आप बोल सकते हैं कि उसका कंप्यूटेशनल पावर लगा के उसे सिक्योर बनाया जाता है, और हर ट्रांजेक्शन से हर 15 मिनट में एक ब्लॉक ऐड कर दिया जाता है। तो ये है। बाकी अगर आपको टेक्निकली समझना है तो माइनिंग डेस्क पर वीडियोस हैं, आप माइनिंग डेस्क की कोई ना कोई वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको टेक्निकल समझने में हेल्प करेंगे कि चलता कैसे है। तो वहाँ पे जो मेरी कंपनी के सीटीओ हैं विनायक, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ब्लॉकचेन इज ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड, नो रितिका, ब्लॉकचेन को जनरली माइनर्स मेंटेन करते हैं। हाँ, मतलब वो माइनिंग इक्विपमेंट है, कंप्यूटेशनल पावर है जो करती रहती है, उसमें ऐसे हाथ से कोई नहीं बंदा करता, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट जीरो है। बट हाँ, उसमें माइनर्स होते हैं ऑब्वियसली, जो उसको मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं, अपनी कंप्यूटेशनल पावर देते हैं। तो कंप्यूटिंग से जनरली वो सॉल्व हो रहा है, ऑटोमेटिकली ही है, पर वो कंप्यूटिंग कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और नोड भी इसी तरह से है, नोड मतलब वही कॉपी, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, ऑटोमेटेड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिफरेंट चीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग चीज है। आई गेस ऋतिका का क्वेश्चन ये था कि वो मैनुअली किसी को एंट्री डालनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली डलती है, वो ऑटोमेटिकली डलती है, राइट। तो ये सिंपल ब्लॉकचेन था। जिन लोगों को ब्लॉकचेन, मुझसे ना बहुत लोग समझ बात करते हैं कि मुझे ब्लॉकचेन नहीं समझ में आता, ब्लॉकचेन इज नॉट माय कोर कॉम्पिटेंस, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मैं फिर भी क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन में काम कर सकता हूँ? तो मैं उनको सिंपल सा आंसर देता हूँ कि क्या आपको समझ आता है कि आरबीआई किस रिफॉर्म्स के ऊपर कैसे पैसा प्रिंट करता है, और वो पैसा प्रिंट होकर कैसे बैंकिंग से आपके तक पहुंचता है? नहीं, राइट। या फिर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से चलती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या आपको, मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स ग्रेड होगा तो ऑब्वियसली वो समझता होगा। क्या आम बंदे को समझ आता है? नहीं, बट वी ऑल यूज आर फिएट मनी, और पेमेंट्स के लिए हम लोग आईएनआर को रेगुलर लेवल पे यूज करते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि आईएनआर किस तरह से बनता है और किस तरह से फ्लोट होता है, और आरबीआई और फेड उसे किस तरह से करते हैं। तो मेरे को लगता है उसी तरह से अगर आप एथोस समझ लेते हैं सॉवरन करेंसी की, जो कि एक बहुत ही सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, राइट, तो आपको उसके डेप्थ में जाके, अगर ब्लॉकचेन नहीं भी समझ आ रहा, अगर आप उतने टेक्निकल नहीं भी हैं, तब भी कोई चक्कर नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको डेवलपमेंट करनी है और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तब तक अगर आप ब्लॉकचेन नहीं भी समझते देन ऑल्सो इट्स फाइन, तब भी आप काम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में और ब्लॉकचेन की फील्ड में। तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड से हार्ड कोर ब्लॉकचेन समझ ही आना चाहिए, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप समझ सकते हैं तो जरूर समझिए, वो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा फ्यूचर में। पर एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो दैट्स फाइन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है गौरव से। In Web2, data is stored in servers like AWS. Companies pay these company money to store data. Who pays for data stored in ब्लॉकचेन? तो हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत सही है कि ब्लॉकचेन का जो हम लोग कह रहे हैं कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही है, तो उन्हें कौन पे करता है? तो उनको पे करता है नेटवर्क इटसेल्फ। तो बिटकॉइन अपने आप में कंप्लीट इकोनॉमिक मॉडल है, इसीलिए वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है ओवर द ईयर्स। इसमें होता क्या है कि अगर आप माइनर हैं, आप माइन कर रहे हैं, नए ब्लॉक्स को ऐड करने में हेल्प कर रहे हैं, और वो पुराना जो कॉपी है उसकी एक कॉपी बना के रखनी पड़ेगी, आपको एक नोड चलानी पड़ेगा अगर आप माइनर है। तो इसमें क्या है कि आपको जो नए बिटकॉइन है वो आपको एज अ पेमेंट मिलते रहेंगे, तो उसको माइनिंग रिवॉर्ड बोलते हैं। और जब दो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को ट्रांजेक्शन फीस भी पे करते हैं, तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो जो नया बिटकॉइन है और जिसको माइनिंग रिवॉर्ड बोलते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन फीस। जब मैंने आपको पैसे भेजे, मान लो मैंने आपको 100 रुपये भेजे, तो मैंने 1 रुपये ट्रांजेक्शन फीस भी भरी, वो ट्रांजेक्शन फीस भी माइनर्स को मिल जाएंगी।
तो जैसे AWS को या MS Azure को जो कंपनीज पे करती है, यहाँ पर आपको नेटवर्क खुद पे करता है, और जो यूजर्स हैं जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन फीस के बतौर आपको पे करते हैं। तो दो तरीके से आपको पेमेंट मिलती है, दो तरफ से मिलती है। हाउ इज द गैस प्राइस यार, जनरली वही है कि माइनस को बेसिकली इट्स अ बिडिंग सिस्टम। तो मानो एक बिटकॉइन के ब्लॉक में अगर 1000 ट्रांजेक्शन आ सकती हैं, तो उन 1000 ट्रांजेक्शन में से कौन सी 1000 आएंगे अगर नेटवर्क पे 2000 ट्रांजेक्शन है, तो जो ज्यादा गैस फीस पे करेगा उसकी ट्रांजेक्शन ऊपर आ जाएगी। तो वो इस तरह से रिजल्ट है, लाइक इट्स अ कॉम्पिटेटिव सिस्टम। तो जो जितना ज्यादा बिड करेगा माइनर्स उसकी ट्रांजेक्शन पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो भी वो जिस रेट पे वो ट्रांजेक्शन अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लो वो $1 ले रहे हैं ट्रांजेक्शन करवाने का, $1 वाली सारी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अभी गैस प्राइस $1 चल रहा है, राइट। तो नेटवर्क कितना ज्यादा ऑक्यूपाइड है वो उसके बेसिस पे गैस प्राइस डिसाइड करते हैं, और माइनर्स जनरली किस रेट पे एक्सेप्ट करते हैं वो आता है। हाउ कैन वन माइन अ ब्लॉक? माइनिंग यार ऑनेस्टली प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया में, तो आई वोंट रिकमेंड। बट आप उसके लिए माइनिंग इक्विपमेंट ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग माइन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ब्लॉक्स को, राइट। तो तो ये हो गया बट ब्लॉकचेन का पार्ट। आज एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि जिन लोगों को ब्लॉकचेन नहीं भी समझ में आती, जिनको माइनिंग नहीं भी समझ में आती, मेरे को लगता है कि अगर आपको नहीं भी समझ में आती देन ऑल्सो यू कैन वर्क। और व्हाट इक्विपमेंट्स आर जनरली कंप्यूटिंग पावर के लिए यार, यू कैन यूज GPUs, यू कैन यूज ASICs विच आर लाइक स्पेसिफिक मशीन, और आप उससे समझ सकते हैं, राइट। गैस गैस प्राइस जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, व्हाट इज गैस प्राइस, व्हाट इज माइनिंग, लोग पूछ रहे हैं। माइनिंग जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइनिंग का मतलब है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कोई तो बंदा होगा ना उस ट्रांजेक्शन को उस ब्लॉक में डालेगा कि इस ब्लॉक में जो अभी ब्लॉक चल रहा है इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और ये ट्रांजेक्शन सही भी है कि नहीं, ये गलत तो नहीं है, जो उनको वेरीफाई करता है वो माइनर्स होते हैं, और वो कंप्यूटेशनल पावर के साथ करते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन रन होता है और वो चेक करता है, बस उसके लिए कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, राइट। तो वो चीज उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं, ठीक है, जिससे जो ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई होती है और ब्लॉक में ऐड होती है, लेजर में लिखी जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग बोलते हैं। गैस प्राइस वो होता है जिसमें अगर दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो फीस पे करेंगे नेटवर्क को, जो माइनर्स हैं उनके लिए, या जो नोड मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए, जिसमें वो गैस फीस देंगे, तो उसको हम लोग गैस फीस बोलते हैं। बेसिकली इट्स ट्रांजेक्शन फीस जो जो सेंडर है वो पे कर रहा है ताकि वो जो ट्रांजेक्शन है वो उस ब्लॉक में आ जाए, तो उसे हम गैस फीस बोलते हैं, गैस प्राइस बोलते हैं। तो मूविंग अहेड, वाई माइनिंग इज नॉट, क्योंकि यार बहुत सारे रीजंस है माइनिंग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है इंडिया में। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है इंडिया में। दूसरा कि माइनिंग इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये ज्यादातर मैन्युफैक्चर होता है चाइना में, एंड जैसी मैन्युफैक्चर होता है वो वहीं पर उसे डिप्लॉय कर देते हैं, इंडिया नहीं शिफ्ट करते साथ के साथ। तो मान लो अगर कोई नया ASIC आया विच इज अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर माइनिंग जो कंप्यूटेशनल पावर देती है, वो जब चाइना में बना, इसके ऊपर बहुत एक डिटेल रिपोर्ट थी, जब वो चाइना में बना, और तो वो उन्होंने वहीं पर रख लिया, और बेसिकली वो इंडिया उसे साथ से शिप नहीं करेंगे, तो इंडिया पहुंचते पहुंचते हमारे कस्टम्स क्लियर होते होते वो 2-3 महीने लग जाते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। उस 2-3 महीने में आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं, बिकॉज बाकी सबने वो माइनिंग प्लांट साथ के साथ लगा लेंगे, और माई A6 का होता है वो पहले 2-3 महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं और आपको ब्रेक इवन देते हैं। और दूसरी बात है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी महंगी, तो इन दो रीजंस के कारण से इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं है माइनिंग। और अब तो नया लॉ भी आ गया, तो टैक्सेशन के बाद वो और ज्यादा अनप्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगा, क्योंकि माइनिंग में आप इलेक्ट्रिसिटी को बिल नहीं कर सकते। जो हमारा 30% टैक्स लॉ है वो यही कहता है कि आप जो भी क्रिप्टो से कमाएंगे उसका आप फ्लैट 30% देंगे, और उसमें आप जो P&L स्टेटमेंट नहीं डाल सकते, तो उसमें आप खर्चे नहीं डाल सकते, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आया, मेरा इक्विपमेंट इतने का आया, तो आपको जितने टोकन आए उसका 30% देना पड़ेगा, विच इज लाइक हुज जिसके कारण से इंडिया में माइनिंग अब तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और पहले भी नहीं थी, अगर वो टैक्स लॉ हटा भी दें तब भी वो माइनिंग नहीं है। तो ये है, वे कैन बी बाय न्यूली लॉन्च क्रिप्टो, उन सोशल मीडिया से खरीद सकते हो यार, और अगर आप एक्टिव हो, फाउंडर से बात करो, फोरम्स का पार्ट हो, तो आपको इधर उधर से पता चल जाए कौन सा नया कॉइन आने वाला है, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन। तो ये है। नहीं तो हमारे पास 2-3 और नए क्वेश्चन आए हैं, कॉइन एंड टोकन, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, दोबारा आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर मैं इसको कवर ना करूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीसेंट 30% टैक्स implications by the government, will blockchain have a good future investment?
इस पे बात करते हैं। नया जो टैक्स लॉ आया है, आई बिलीव इसके ऊपर अभी बात करना ज्यादा अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट विल ब्लॉकचेन हैव अ गुड फ्यूचर? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नए टैक्स लॉ के बारे में। आई गेस दिस इज टॉक ऑफ द टाउन। हर बंदा इसके बारे में बात करना चाहता है कि नया टैक्स लॉ क्या कहता है। तो नया टैक्स लॉ में हमारे दो पार्ट्स हैं वर्चुअल एसेट्स के अराउंड। एक ये है कि आप जब भी कुछ भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका आपको 30% देना है, और हर ट्रांजेक्शन सेटल करते वक्त देना है। तो मानिए अगर मैंने बीटीसी खरीदा, बिटकॉइन खरीदा 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, और उसके ऊपर मुझे 10% मुनाफा हुआ, यानी कि 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो मेरे को सरकार को 30%, 30,000 रुपए ट्रांजेक्शन देंगे जब मैं उसको यूएसडीटी में भी करूंगा। और जब उस यूएसडीटी को दोबारा मैं इथीरियम में कन्वर्ट करूंगा या किसी और ट्रेंड में करूंगा, तो उसको मैं नए रेट के साथ दूंगा। तो 30% जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आपको जितना प्रॉफिट होगा आपको तब की तब देना है। Gopal sir, please explain in English. Gopal, I can explain in English, but this session is primarily held for Hindi-speaking people, and I believe we have already selected the language as Hindi because most of the people from the community are from Hindi. Hence, we have to continue with Hindi for this session. I guess we can keep another session for English primarily, but I guess for this session we have to go with Hindi. I'm really sorry. I cannot address your problem, but I guess a lot of people in this session are comfortable with Hindi. That's why we have to continue with Hindi in this session. Thanks a lot. I guess we can have another session for you or for all the English speaking audience so that we can continue it later. Yeah. So coming about दी क्रिप्टो, तो आप अगर एनएफटी से कुछ कमाते हैं, आप किसी टोकन से कुछ कमाते हैं, तो आपको सबके ऊपर 30% टैक्स देना है, राइट? और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अ, हर चीज के ऊपर। ये अब जस्टिफाइड है या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही है। मैं खुद भी मानता हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है। आई गेस दिस इज टू हार्श, और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बुरा। और दूसरा पार्ट है कि 1% टीडीएस जब भी आप क्रिप्टो में करते हैं। तो अजय कुमार भी कह रहे हैं कि ह्यूज रेंज, यस इट्स ह्यूज। पर मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप इस तरह से देखिए कि एटलीस्ट आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग इट पॉजिटिवली। अगर वो टैक्स, वो किसी इलीगल चीज को तो टैक्स नहीं करेंगे ना, राइट? वो ये तो नहीं करेंगे ना कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट कभी ऐसा तो नहीं करेगी ना कि आप मानिए अगर किसी से रैंसम ले रहे हैं किसी चीज की, तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स हो, क्योंकि रैंसम लेना इलीगल, राइट? तो अगर वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स है, वो एनएफटीज हैं चाहे वो टोकन है, उनको टैक्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो उनको लीगल स्ट्रक्चर में मानते हैं। क्योंकि आप किसी इलीगल चीज को टैक्स नहीं करोगे, ये मेरा मानना है, राइट? दीज आर माय व्यूज एंड ओपिनियंस कि आप लीगल है तभी करोगे। तो कसिनो का टैक्स इन इंडिया, हाँ, बट जो स्टेट्स हैं वो वहां पर आप कसिनो खोल नहीं सकते, राइट? और कसिनो जहां जहां पर आप चला सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से गोवा में चला सकते हो। वो भी आप लोग वहाँ पे गोवा में भी आप ऑन ग्राउंड नहीं चला सकते हैं, इसलिए शिप्स होती हैं, कसिनो के क्रूजेज होते हैं, तो वहां पर आप जाके चला सकते हो। तो लॉज हैं उसके। तो जो स्टेट्स नहीं उसे वहां पे कसिनो खोलना लॉ करती है, वो दैट्स फाइन, राइट? बट स्टेट्स, क्योंकि ये तो डिजिटल एसेट्स है, ये तो स्टेट्स के अंडर आएगा ही नहीं ना, तो स्टेट्स को लैंड देना ही नहीं है। बट एज अ कंट्री अगर हम उसे टैक्स कर रहे हैं तो हम उसे लीगल स्ट्रक्चर में तो मानते हैं ना। और तो वो है, आरबीआई विल सोन लॉ नहीं, डिजिटल रुपये नहीं होगा यार, वो तो आरबीआई का ही हो गया ना, उसको वो डिजिटल एसेट में थोड़ी कंसीडर करेंगे। उसको तो हम लोग अपनी करेंसी कंसीडर करेंगे ना डिजिटल रुपये को, तो वो तो टैक्स नहीं होगी 30%। जो आप प्रॉफिट लेंगे वो टैक्स होगा, डिजिटल रुपये नहीं टैक्स होगा। सो तो हमारे पास ये कुछ थे। अच्छा, तो हम लोग आ रहे थे, हाँ, तो टैक्सेशन थोड़ी सी क्रूड है। एक तो मेरे को लगता है इसमें चेंजेस होंगे गोइंग फॉरवर्ड फॉर श्योर, जरूरत है। टीडीएस वाला भी गलत है, और टैक्सेशन 30% टैक्सेस टू ब्लंट एंड टू हाई। बट मेरे को लगता है इट्स अ गुड स्टेप फॉर इंडिया। और दूसरी बात है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स जो काफी टाइम से ये दूसरे के व्हाट इज द नेक्स्ट रैली, क्योंकि सैस वालों ने बहुत पैसे कमाए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट? अब नेक्स्ट क्या है, इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडियन डेवलपर्स को एक डायरेक्शन चाहिए थी, ये नेक्स्ट किस डायरेक्शन में वो काम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो डायरेक्शन मिल गई है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, जहां पर आपके पास एक रास्ता है अब कि आप किस तरफ जा सकते हैं और क्या क्या नया कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि ब्लॉकचेन है और इंडियन गवर्नमेंट अब उसे सपोर्ट भी कर रही है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर ओपनली बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन इज अ गुड टेक्नोलॉजी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि कर रहे हैं, और हमारे बजट सेशन में अगर उसे टैक्स करें तो इट्स लीगल। अब हमें ये देखना है एज अ कंट्री, एज यंग पीपल, एज यंग इंजीनियर्स, एज यंग क्रिएटिव माइंड्स, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स, कि हम लोग इसे किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और इससे किस तरह से एक बड़ा मैसिव मूवमेंट बनाते हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए एक तो बहुत पॉजिटिव हो, कि इंडिया में एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी लिख सके। हम लोग सैस की रैली राइड नहीं कर पाए, हम लोग .com की रैली राइड नहीं कर पाए, वी वर लेट टू इट, राइट। फिनटेक में हमने अच्छा काम किया विद प्रोडक्ट्स लाइक यूपीआई। यूपीआई ने अपने आप में बहुत ज्यादा काम किया और बहुत सारा अच्छे अचीवमेंट्स रही। तो मेरे को लगता है कि वैसा कुछ करने, सॉरी यार, मेरे को मेरी चैट भी उड़ गई है सारी। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक नहीं आंसर किए थे, वो आप दोबारा डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स इज स्टिल ओपन। Explain more about taxes in transferring crypto assets to some person. Will the person will also be taxed? नहीं, जो बंदा पे कर रहा होगा, जो गिफ्ट कर रहा होगा, वो गिफ्टिंग टैक्स देगा। तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप टैक्स भरोगे। और दूसरी बात ये कि आप, मैंने जैसा बोला कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स देना है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मानो हम मेरी दो ट्रेड्स हैं, मैंने 1 लाख का बिटकॉइन लिया और 1 लाख का इथेरियम लिया। मेरा 1 लाख का बिटकॉइन डबल हो गया, तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट आया। जैसे ही मैं उसको दोबारा फिएट में कन्वर्ट करता हूँ, मुझे उसमें 30% टैक्स देना, विच इज लाइक 30,000 रुपीज। तो मेरे को 70,000 रुपये घर लेकर आया। पर मैंने जो 1 लाख इथीरियम में डाले थे, किसी भी और कॉइन में डाले थे, वो जीरो हो गए। अब मेरा वहां पर तो मेरा नेट प्रॉफिट तो जीरो ही है, बट मुझे हर ट्रांजेक्शन पे 30% देना है, तो आई विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, बहुत ज्यादा। और आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते अपने ट्रेड को। और तो ये मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा सिस्टमेटिक, और ये क्लैरिटी भी आनी जरूरी है। आई गेस अभी तक ये क्लैरिटी भी नहीं है इंडियन टैक्सेशन को लेकर। हर बंदा टैक्सेशन लॉस को अपने अपने तरीके से डायसेक्ट कर रहा है और अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है इन चीजों में लेकर के। तो अभी टैक्स की उतनी क्लैरिटी नहीं, बट जितनी मेरे को क्लैरिटी मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाउ इज इंडिया affected as proposes 0% tax on everything legal in India? How is India impacted as proposes 0% tax on everything legal in India? 0% tax, I अजय कुमार, आई गेस आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, तो आप रिफ्रेम कर सकते हैं मेरे क्वेश्चन को। बट मेकिंग इट पार्ट रेगुलेशन ऑफ आरबीआई इज नॉट वायलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसे अंडर रेगुलेशन ऑफ आरबीआई लेके आएंगे तो क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड ब्लॉकचेन के अगेंस्ट नहीं है? देखिए, कुछ पार्ट तक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट आप इसको एज अ डिजिटल एसेट समझिए। और दूसरी बात कि ये डिसेंट्रलाइज अभी भी है। आरबीआई आपको आपके डिजिटल एसेट्स के प्रॉफिट के ऊपर चार्ज कर रही है, विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप इंडिया से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, आपकी काफी सारी रिबेट्स के लिए और इंडिया की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज फेयर इन माई पर्सनल ओपिनियन। और नेटवर्क अपने आप में डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि अगर आरबीआई चाहे तो भी नए बिटकॉइन तो नहीं बना सकती ना। जितने बिटकॉइन है जिसके पास है उतने ही रहेंगे। वो नए बिटकॉइन माइन नहीं करवा सकते, और ना ही अगर उसका जो भी इन्फ्लेशन रेट है उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये बात बढ़िया है कि अगर आरबीआई ने उसकी डिसेंट्रलाइजेशन ना तो वो छीन रहा है और ना ही छीन सकता है। यही तो पावर है क्रिप्टो करेंसीज की, कि कोई भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंकिंग चाहे भी तो उनसे वो डिसेंट्रलाइजेशन की पावर नहीं छीन सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ कोडेड है और वो मैथमेटिकली वो उसी तरह से चलेगा। जब हार्वनिंग होनी है तभी होनी है। अगर एक ब्लॉक में भी 6.25 बिटकॉइन आते हैं तो वो 6.25 ही आएंगे, ठीक है। तो आरबीआई आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स कर रहा है जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, विच इज फेयर, बिकॉज वो ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए जरूरी है। अब 30% फेयर है कि नहीं है वो अलग है, बट टैक्स करना इज फेयर, कोई बहुत बड़े चक्कर की बात नहीं है। और नेटवर्क अभी भी डिसेंट्रलाइज है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 30% कैन गवर्नमेंट गिव लीगल राइट्स टू बाय? प्रोबेबली। अब पहले भी लीगल था, 30% टैक्स लॉस से आने से पहले भी लीगल था, इट वाज जस्ट अनरेगुलेटेड। अभी भी रेगुलेशन नहीं आया है। बट जब आरबीआई कह रहा है कि आप टैक्स भरो, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप खरीद बेच सकते हो। तब तो उन्होंने मोहर लगाई दी है, तो नो वरीज। और पहले भी वो लीगल राइट ही था, अभी भी वो आपके लीगल राइट्स के अंदर आता है, तो डोंट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। Hello, hello, I am audible.
Hi, I guess Hello. mic on, right? Yeah. You want to speak something? You want to say something? आप Yeah, कुछ कहना I चाहते हैं? want to ask you, is there any loophole? Yeah, yeah, I want to ask you, is there any loophole in this taxation? या सबसे बड़ा लूप होल है कि जो 1% टीडीएस है, राइट, वो आप कैसे चार्ज करोगे? अगर आप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसे हम डेक्स बोलते हैं, अगर आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं सामने वाला कौन है। तो आप वो आपके बिहाफ पे अब होता क्या है जनरली, जो हमारा टीडीएस है वो किस तरह से होता है कि सामने वाला भरता है आपके लिए टीडीएस और वो अपनी फाइल करेगा और आप उसे रिबेट ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। पहली बात तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डेट हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, आज तक किसी के ऊपर भी टीडीएस नहीं लगा। तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टीडीएस लग ही नहीं सकता, बिकॉज वो लॉजिकली गलत हो जाएगा कि हर बार अगर मैं 1% लूज कर रहा हूँ जिससे मैं 1 साल बाद रिबेट में ले भी सकता हूँ, तो मेरी कैपिटल डिटोरॉइट होती रहेगी ना। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसे हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी वैल्यूज के बीच में ट्रेड करना या फिर मार्केट मेकिंग की पॉसिबिलिटी खत्म कर देगा। तो मेरे को लगता है कि एक तो टीडीएस वाला गलत है, वो लूप होल है काफी ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरा जो टैक्सेशन है 30% बहुत ज्यादा हार्श है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। तो मेरे को लगता है इससे भी थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड ईज आउट करना पड़ेगा। एटलीस्ट उन्हें अगर 30% भी रखना है तो आप यही बोलोगे कि आप P&L स्टेटमेंट जो आप एंड ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ ईयर अपनी सबमिट करोगे, उसी में आप डाल सकते हो एक अकाउंट के एक अकाउंट ने कितना प्रॉफिट या लॉस बनाया। आप हर ट्रेड के ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। तो दैट्स माय ओपिनियन। Okay, thank you. हाउ कैन वी, उसके बाद है, बाकी तो आगे मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं जो टैक्सेशन के राउंड से। इसके बाद आया कि हाउ कैन बी प्रिडिक्ट प्राइसेस। तो गोपाल यादव जी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी प्रिडिक्ट यार प्राइसेस। तो यार एक्यूरेटली यू कैन नॉट, राइट। अगर आप कर सकते हो तो यू कैन मेक लाइक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी विद इट, पर कुछ एक लॉजिकल तरीका है। जैसे कि आप, जैसे हम स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप ऐसे ही क्रिप्टो में भी कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। मेरी वजीर एक्स के साथ भी एक सीरीज आई आई थी, उसमें अभी तक 2 एपिसोड शूट हुए हैं, 3 एपिसोड बाकी हैं, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। वजीर एक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं जाकर के। वहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें। और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जो क्रिप्टो में कोई भी बात नहीं करता प्रिडिक्ट करने के लिए। कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कौन सा क्रिप्टो अच्छा है, कौन सा क्रिप्टो बुरा है, किसका प्राइस बढ़ेगा, और किस किस पैरामीटर्स पे आपको देखना होता है। उसके लिए मैंने कोर्स बना रखे हैं 2, क्रिप्टो नाइट एंड क्रिप्टो नेक्स्ट। आप दोनों में से कोई भी कोर्स देख सकते हैं। क्रिप्टो नाइट में हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्रिप्टो नेक्स्ट में फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करते हैं। तो आप दोनों का कोई पैकेज है वो भी खरीद सकते हैं, finsty.in की वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। तो तो वहां से आप पैकेज का प्राइस कितना है? वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। आई गेस देयर आर आल्सो कूपन एंड स्टफ। मेरे को लगता है गगन है ग्रुप में, गगन विल ड्रॉप यू सम कूपन कोड्स और स्टफ लाइक दैट, एंड आप फॉर श्योर उससे जाकर के देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बाय तो आप वो भी कर सकते हैं इज इसमें। देयर एनी सिग्नल? आपका कोई सिग्नल का पैकेज है? मतलब मान लीजिए नहीं यार, चाहे कुछ भी। बहुत सारे ऐसे झूठे सिग्नल ग्रुप्स बने हुए हैं और टेलीग्राम बुक ग्रुप्स नहीं नहीं, बने मैं झूठे हुए नहीं नहीं नहीं, मैं झूठे सिग्नल का बात ही नहीं कर रहा हूँ। हैं। मैं ऐसे ही मतलब पूछ लिया आपको कि आपका कोई भी सिग्नल का चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम पे जहाँ पे ग्रुप आप। ऑफिशियल फिनस्टेट का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई यूजुअली आंसर दोस क्वेरीज। और आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं इफ इफ यू आर डूइंग समथिंग और वांट टू डू समथिंग इन क्रिप्टो। चाहे वो इंटर्नशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, चाहे आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आई कैन हेल्प यू इन ऑल दिस। अ, मैं तो समझ रहा हूँ। चाहे क्रिप्टो में जॉब, मान या लीजिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, चाहे राइट, क्रिप्टो में जॉब का बात कर लिया जाए तो जॉब कैसे किया जा सकता है? कोई या मेरे आइडिया? बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर आप अगर रेलेवेंट हैं तो मैं आपको बहुत जगह रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं भी आता तो मैं आपको एज इंटर्न कर सकता हूँ बहुत जगह पर रिकमेंड, जहाँ पर आपको अपना स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ साथ आपको सीखने का मौका भी मिलेगा क्रिप्टो। तो ये कुछ वो सब नया प्रोजेक्ट है? राइट। अच्छा। तो हाँ, तो अब मैं आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर दूंगा, बट आफ्टर दिस सेशन आई गेस ये सेशन खराब हो जाएगा अगर हम लोग वन ऑन वन बात ठीक करनी शुरू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज। हाउ इज इंडिया इम्पैक्टेड इफ, सॉरी कहाँ थे हम लोग, काफी सारे न्यू क्वेश्चन आ गए हैं।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जहां पर ये लिखा हुआ, हाउ इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द ग्रेट रीसेट प्लस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोइंग टू अफेक्ट क्रिप्टोकरेंसी इन द कमिंग डेज। आई गेस वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन टिल डेट जो हमें इस सेशन में मिला है, और बहुत बढ़िया चीज है इसको समझने के लिए। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अभी शायद ये ग्रेट रीसेट हो और हम एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख रहे हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी किस तरह से इफेक्ट होगी। क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिवली इफेक्ट होगी क्योंकि वो हर एक चीज जो आप देख रहे हैं जहां पर प्रोग्रेस हो रही है, वहां पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टोज का किसी ना किसी कैपेसिटी में पार्ट है। जैसे कि फेसबुक जैसी कंपनी मेटावर्स बना रही है, बट मेटावर्स में सबसे ज्यादा काम क्रिप्टो स्पेस में चल रहा है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स प्रोजेक्ट है उन ऐसा कि अगर आप भी अपने एक ऑफिस और जो एक टेस्टेड मॉडल बनाया है वो क्रिप्टो करेंसी ने बनाया और ब्लॉकचेन ने बनाया, तो वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इन टोटालिटी वो उसको लीड करेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे को लगता है क्रिप्टो एसेट्स को किस तरह से उसमें डिजिटली आपको वैल्यू स्टोर करनी है, इंटरनेट पे किस तरह से वैल्यू स्टोर करनी है, वो हमें सिर्फ ब्लॉकचेन के पास है अभी सोल्यूशन। तो मेरे को लगता है कि वो लीड करेगा, और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना हमारा, वो अराउंड इसी रहेगा, अराउंड क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन ही रहेगा। दैट्स दी ओनली वे, क्योंकि हमने इससे पहले इंटरनेट स्टैटिक थी कि इंटरनेट आपसे बात कर रहा है और बदले में वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा। तो एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे। वो था वेब 1.0। 2.0 क्या है कि हमारा टू वे इंटरेक्शन हो गया। फेसबुक पे अब मैं अपना स्टेटस भी डाल सकता हूँ, कोई मेरा स्टेटस भी लाइक कर सकता है, और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस भी है। वेब 3.0 क्या कहता है कि आप अब वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू भी ट्रांसफर कर सकते हैं वाया इंटरनेट विदाउट एनी थर्ड पार्टी। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो वेब 3 लेकर आया है। तो अब आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी, विदाउट एनी बॉर्डर कंस्ट्रेंट। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा है। तो ये इसी कारण से है जो यही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह उभर कर आएगा, और इससे काफी ज्यादा वो फ्रंट रन करेगा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, बिकॉज इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है ऑनलाइन या इंटरनेट पर अपने वैल्यू को स्टोर करने के लिए। हम लोग अभी इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, आई विल बी बैक। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, और विल कंटिन्यू दिस सेशन फ्रॉम हियर। अगर आपके पास कुछ भी और क्वेरीज हैं तो आप अपने उसमें डालते रहिए। थैंक यू। सॉरी गाइस, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पहले चली गई थी तब बंद हो गया, अब वापस आ गई तो इसलिए बंद हो गया। तो पहले वो जनरेटर स्टार्ट हुआ, जनरेटर बंद हो गया ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई इट हैपेंड। रियली रियली सॉरी, बट आई बिलीव अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज होता एनर्जी वेब टोकन की तरह, ईडब्ल्यूटी की तरह, तो शायद हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ना जाती। बट चलिए, sorry for that. Really, really sorry. Apologies for the inconvenience and your time loss. I really feel for it, and I believe next time अभी ये ना हो अगले 1 घंटे। कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, तो हम लोग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कुछ मेजर्स हैं, अगर आप उन मेजर्स को यूज करते हुए क्रिप्टो में इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो अपनी वॉलेट की सिक्योरिटी है, चाहे वो एक्सचेंज को यूज करने के एक पर्टिकुलर तरीका है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर एंटरिंग इनटू क्रिप्टो तो आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो स्कैम्स के बारे में बताया था, कि कौन किस किस तरह के क्रिप्टो में स्कैम्स होते हैं, तो हमारे चैनल पे वो वीडियो आप वो देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स में तो मैंने एक्सक्लूसिव एक सेशन रखा हुआ है क्रिप्टो नाइट में, फर्स्ट पार्ट में, जहां पर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपने वॉलेट्स एंड एसेट्स को सिक्योर रखना है। तो सिक्योरिटी आप किस तरह से कर सकते हो, मैंने एक्सक्लूसिवली कोर्स में कवर किया हुआ है। पर ये लर्न अबाउट सिक्योरिटी, तो आप फिर आपके साथ वो स्कैम में नहीं हो सकते, लोग वो स्किप कर देते हैं। Next question is, people say cryptocurrencies will encourage terrorism as it can hide identity. What's your take on it? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को टेररिज्म में यूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले समझाया, क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ ओपन है, इट्स अ पब्लिक लेजर। तो कोई भी बंदा ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है कि ये कहाँ से, और मान लीजिए सुडोनोमियस है वो,
तो आपका नाम नहीं यूज हो रहा, पर एड्रेस तो आपका है। और अगर मैंने एक बार कनेक्ट कर लिया कि अच्छा ये एड्रेस बंदुल बंसल का है, फिर मैं देखूंगा कि ये वापस कहाँ से आया, ये पैसा और कहाँ से घूम कर आया, तो सारा ट्रेल हो सकता है। जबकि गोल्ड हो गया, फिएट हो गया, तो उसका ट्रेल नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो में 0.5% से कम ट्रांजेक्शन इलिसिट एक्टिविटीज के लिए, यानी कि गलत चीजों के लिए यूज होती है, जो अपने आप में एविडेंट है कि क्रिप्टो का जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप में एफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कुछ भी गलत काम करना है तो आप क्रिप्टो यूज करो, बिकॉज वो अनोनिमस नहीं है। मतलब बिटकॉइन इथेरियम एटलीस्ट अनोनिमस नहीं है, वो सुडोनोमस है। दो चीजों में डिफरेंस है। अनोनिमिटी नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजेक्शन देख नहीं सकते कहाँ से, सब कुछ ओपन है, सब कुछ ब्लॉकचेन पे। आप ब्लॉकचेन जो एक्सप्लोरर्स है, क्रिप्टो एक्सप्लोरर्स है, वहां पर जाइए और चेक कीजिए, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। मुद्दा ये है कि इसीलिए कुछ स्टूपिड ही होगा जो क्रिप्टो को यूज करेगा किसी भी टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए। इसीलिए 0.5% ऑफ बिटकॉइन जो की जो ट्रांजेक्शन है वो इलिसिट एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, अदरवाइज नहीं यूज होती। राइट। हाउ द गवर्नमेंट knows truly about how much I earn in crypto? जनरली होगा क्या कि क्रिप्टो, तो किसी का क्वेश्चन है मयंक का कि गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा मैंने कितने पैसे कमाए क्रिप्टो में? बिकॉज जो एक्सचेंजेस है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, 15 रुपीज से अगर एक्सचेंजेस पे जाएगा आप पैसे लेकर के, तो एक्सचेंजेस अपना सारा डेटा जो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में भी हमारे जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे वो ग्रो हो गया, चाहे पेटीएम मनी हो गया, चाहे काइट हो गया, वो अपना डेटा सेबी के साथ शेयर करते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी फ्यूचर में अपना सारा डेटा शेयर करेंगी गवर्नमेंट के साथ, या जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बनेगी। सर, as you told that crypto is legal in India, but our finance minister says that in a session that after implementation crypto is not legal। नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कहा कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन, वो ये बोलते हैं कि फ्यूचर में हम इसे दोबारा इलीगल कर सकते हैं। आई गेस आप नविका जी के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया था उसको रेफर कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि, उसमें उन्होंने बोला कि अभी लीगल है, यू कैन बाय, यू कैन सेल, यू कैन होल्ड क्रिप्टो। बट उन्होंने ये बोला था कि लोग, आप इसे भी ये पक्का मत मानिए कि उसे इलीगल कर सकते हैं। वो तो फिर सरकार किसी भी चीज को इलीगल कर सकती है। अगर आप फैंटेसी गेमिंग कर रहे हैं, आज ड्रीम इलेवन लीगल है, कल को गवर्नमेंट उसे इलीगल कर सकती है। राइट। तो वो तो किसी भी चीज को लीगल कर सकते हैं कल को, या इलीगल कर सकते हैं, तो वो तो उनके हाथ में राइट है ही है ना एज गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही होगा। तो वो बात कर रहे थे वो। मयंक, देन इट विल बी सूनर, इट विल सूनर बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। मैं यार ये मानता हूँ कि अगर आप किसी चीज को टैक्स कर रहे हैं तो आप उसे फ्यूचर में रेगुलेट तो पक्का ही करोगे। राइट। तो आप उसे रेगुलेट तो पक्का ही करोगे, एंड आई गेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है कि हाँ, जो टैक्सेशन है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन है, कि रेगुलेट किया जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बात करते हैं। सिंस आई गेस अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि टैक्सेशन किस तरह से काम करती है, और टैक्सेशन के क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, या इंडिया को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव्स है क्रिप्टो या ब्लॉकचेन को इन जनरल लेकर के। मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग फोकस कर रहे हैं टैक्सेशन के ऊपर, कि 30% टैक्स है, बहुत ज्यादा है, हमें अभी लेना चाहिए, किस कॉइन में पैसे डालने चाहिए, कहाँ पैसे डालने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लेट्स कीप इट सेपरेट फॉर अ व्हाइल। अब इसे साइड, फाइनेंशियल एंगल साइड पे रखिए, बिकॉज हर बंदा ट्रेडर नहीं हो सकता, हर बंदा इन्वेस्टर नहीं हो सकता। बट एज अ इंजीनियर, एज द यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर पैसे बनाने की, और वो पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हम लोग सिर्फ एक तरफ से देख रहे हैं, विच इज लाइक के कितने स्टार्टअप्स, कितना, कहाँ पे हम पैसे डाल करके पैसे बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो भी। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ग्लोबली यहाँ पर बैठ करके यूएस की सैलरी ले सकते हैं, आपके लिए ये बेनिफिट है अगर आप उस लेवल का ट्रेंड है। राइट। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप में एक ऑन्टरप्रेन्योरियल जील है जो आपके बहुत टाइम से मन में इच्छा थी कि मुझे कुछ क्रिप्टो में करना है। यहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, और आप चाहते हैं कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है, जहां पर आप जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप
में एक्सेल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड। इट्स लाइक कि जैसे 2008 2010 में जिन्होंने इंटरनेट स्टार्टअप करे वो आज काफी बड़े हो गए, राइट? उसी तरह से आज इंडिया में जो ब्लॉकचेन स्टार्टअप करेंगे, मेरे को लगता है अगले 10 सालों में 12 सालों में वो काफी बड़े होने की एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, और ये सब अपॉर्चुनिटीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप एक डिजाइनर हैं तो आप क्रिप्टो की कंपनी को भी डिजाइनर चाहिए ना। अगर आप मानिए कुछ भी करें तो हेलो। राइट, हेलो। तो आप काफी सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी क्या हेलो। ठीक होगी। फर्स्ट अप्रैल से पहले जो हमें क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ होगा उसमें टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको 1 अप्रैल से पहले पहले जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको आप कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे। जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं, सर मेरे आप पास उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। वो शुरू 30% टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, या जब भी सर गवर्नमेंट बोलती है। बट आपको अभी भी टैक्स तो देना ही है ना, बिकॉज आपने प्रॉफिट कमाया है इंडिया में, इनकम टैक्स तो है ही, तो आप इनकम टैक्स को की तरह उसे भरेंगे। पर सर बट मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो आपको रखना चाहिए था, या आपने जिस भी एक्सचेंज पे करा है उस वहां पर आपके सारी ट्रांजेक्शन सेम होगी, या आपने कितने पैसे डाले थे कितने बन गए वो तो आपको पता ही होगा। मैंने क्रिप्टो में तो कुछ भी नहीं डाला है, सब कुछ फ्री में ही कमाया है। तो वो फिर आपका सारा प्रॉफिट है, आपने जितना भी कमाया, अगर आपने सारा फ्री में कमाया तो आपको वो सारा पर प्रॉफिट है। पर मेरे टोटल मेरे फैमिली के 4 मेंबर का अकाउंट है, तो किस अकाउंट से कितना टैक्स देना पड़ेगा वो पता नहीं चल रहा। आपको हर अकाउंट से देना पड़ेगा ना, जिस अकाउंट से आपने जितने पैसे कमाए हैं। आप उसे टोटल इनकम ले, मान लिया आप एक एक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, तो आप उस पूरे 1 लाख के ऊपर देंगे। अगर सर ऐसा होगा कि मान लो कि मैंने पान कार्ड के आईडी से वज्रेश में अकाउंट बनाया और मेरे फ्रेंड से 10,000 यूएसडीटी ERC-20 नेटवर्क की मदद से मंगा लिए, बरोबर। हम्म। तो आपको उस सबसे बाद में मैंने उसके ट्रेड 200 ट्रेड करी और 200 ट्रेड में मुझे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे उस अकाउंट से कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20,000। 20,000 के ऊपर या फिर 10,000 USDT और 20,000 रुपीज के नहीं, ऊपर? तो 10,000 यूएसडीटी कहाँ से आए आपके पास? मैंने मेरे फ्रेंड से लिए। तो वो आप फिर आपने उसको कुछ पैसे भी दिए होंगे उसके बदले में। हाँ, यस यस। तो बस आप फिर वो डालिए कि मैंने अपने इस फ्रेंड्स को पैसे दिए अपनी बैलेंस शीट में, और जो भी आप जब टैक्स फाइल करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके आप 20,000 के ऊपर टैक्स दीजिए। आपका फ्रेंड जिसने आपको सेल किए 10,000 यूएसडी या 20,000 यूएसडी, वो और फिर यूएसडी जो वो के ऊपर और देगा। फिर जो वो 10,000 USDT है उससे मैंने अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कर बाय कर लिए। बैंक में तो मैंने कुछ विड्रॉ नहीं करा है। तो फिर भी आपको प्रॉफिट तो हुआ है ना, तो आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट देना। तो हुआ कि इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने बैंक में कितना पैसा लेकर आए। जो आपको इनकम हुई, जो प्रॉफिट हुआ, आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं। पर सर मेरे पास कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है कि मैंने तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन करे हैं, किसी को सेंड तो करा आप हो, पूरे किसी से अमाउंट रिसीव करा करिए हो। किसी भी तरह से। आपके पास टोटल अमाउंट तो होगी, मैंने ये 10 लाख डाले थे, आप 20 हो गए या 15 हो गए, 11 लाख हो गए, तो आपको ये तो पता ही होगा। आप नेट नेट देखिए। सर हमारे पर्सनल चेस हो सकती है कभी भी। क्या कह रहे हो? हमारी पर्सनल सेट हो सकती है कभी भी, अगर आप फ्री हो तो कभी भी। आप ये देखिए, मैं सीए नहीं हूँ, और ना ही मैं लोगों के इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करता हूँ। अपने सीए से बात कीजिए, ही कैन हेल्प यू आउट इन दिस। आपके आपके सीए आपकी हेल्प कर देंगे। वैसे अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो आप डाल दीजिएगा, ऑब्वियसली आई लव टू आंसर। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बट आगे से आपके सीए या जो भी आपके अकाउंटेंट होंगे वो आपकी हेल्प कर पाएंगे ज्यादा इलेबोरेटिव वे में, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी टैक्सेशन तो वही फाइल करेंगे ना, मैं थोड़ी करूंगा। तो आप उन्हें बताइए, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू अमित जी। आरबीआई डिजिटल करेंसी विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन और अदर नेटवर्क। प्रॉब्लली ब्लॉकचेन और कोई नेटवर्क के ऊपर होने की सेंस नहीं बनती, और वो ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी इन दैट वे। तो आई बिलीव के इट विल बी ऑन ब्लॉकचेन फॉर श्योर। अब वो कौन सी ब्लॉकचेन यूज करते हैं वो हमें देखना होगा, कि वो ERC-20 यूज करते हैं, वो अपनी खुद की कोई नई ब्लॉकचेन लेकर आते हैं, पर होगी मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन। हेलो सर, नमस्कार। प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, आप क्वेरी डालिए चैट बॉक्स में, एंड अपने माइक को म्यूट रखिए, बिकॉज मेरे को लगता है वो सबके लिए काफी डिसहार्टनिंग हो जाएगा। इस तरह अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वन ऑन वन चैट ज्यादा हो जाएगी। आप वहां डालिए, अगर मेरे को क्वेश्चन रिलेवेंट लगेगा मैं खुद से दे दूंगा। थैंक यू। तो या तो आरबीआई की, हाँ ऑब्वियसली मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी।
एंड ब्लॉकचेन में वो कौन सी चेन यूज करते हैं वी आर येट टू सी। वो मेरे को लगता है खुद की भी कोई चेन बना सकते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉलीगन भी एक पॉसिबिलिटी है, और इथेरियम भी इन इटसेल्फ इज अ पॉसिबिलिटी। तो वो देखना होगा। इस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली यार। अगर आप मेरे को लगता है कि क्रिप्टो में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में कुछ भी कर रहे हैं, तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ये अगले 10 साल तक मेरे को लगता है ग्रो करेगी। छोटी छोटी बियर मार्केट्स आएंगी 2-3 साल की। तो आप, मेरे को लगता है कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो दैट कैन वर्क फॉर यू, वो ये है कि आप पैसिवली बिटकॉइन या इथीरियम या किसी भी टॉप टियर कॉइन में, ब्लू चिप में पैसे डालिए, और इस इंडस्ट्री में बिल्ड कीजिए कुछ। दैट्स द वे यू कैन मेक गुड मनी। तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। Why will a seller take crypto as he has to pay 30% tax? If he use that crypto again, rather he will prefer normal currency. वेदांत, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन को रीफ्रेम कर सकते हैं अगर, तो दैट वुड बी ग्रेट। ताकि आई कैन, विच इज द बेस्ट एक्सचेंज टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। अगर आप इंडिया में इंडियन करेंसी के साथ, आईएनआर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आई बिलीव वजीर एक्स, बिकॉज वो सबसे ट्रस्टेड और बायनांस ओन करता है, तो बैकिंग भी काफी अच्छी है, एंड इंडिया में नेशनल ने काम भी बहुत अच्छा किया है। तो आई पर्सनली यूज वजीर एक्स फॉर इट, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अगर वजीर एक्स यूज कर सकते हो, दैट्स अ गुड एक्सचेंज। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्रिप्टो में हम लोग सब लोग ना इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत है। और इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम बात करें, अब व्हाट आर टोकन, तो हमारे पास एक पहले भी क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन। मेरे को लगता है कि नाउ दिस इज राइट टाइम जहां पर हम बात करेंगे टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो दो तरह के क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फंजेबल क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, यानी कि जो सब एक तरह के टोकन या कॉइन। तो टोकन्स वो होते हैं जो किसी और ब्लॉकचेन के, यानी कि अगर इथेरियम एक मेन चेन है जो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है, तो आपके वो पर्सनल एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसे हम टोकन बोल देंगे, उनको भी अलग से रिकॉर्ड करेगी। तो उसमें से ब्रांचेस निकल पा रही हैं। तो आप उसको हम लोग बोलते हैं टोकन, जो खुद की ब्लॉकचेन पे नहीं होती, जो प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, जिनको कोई भी चेन वो खुद से माइन नहीं हो रहे, और वो किसी और चेन के ऊपर डिपेंड है, उनको हम टोकन बोलते हैं। कॉइन वो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बेसिकली खुद से हम लोग माइन कर सकते हैं, और जहां पर हम खुद से अपने खुद के उसके नोड्स हैं, खुद के माइनर्स हैं, जो उस डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग तो कॉइन बोलते हैं। जिनके खुद के माइनर्स और नोड्स होते हैं, जिनके खुद के माइनर्स और नोड्स नहीं होते, वो किसी और चेन के ऊपर जाते हैं, उनको हम लोग टोकन बोलते हैं। तो कैन बी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो नाउ, कैन गवर्नमेंट चेंज द डिसीजन? आप करिए इन्वेस्ट, बिल्कुल लीगल है, और आई गेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है या बुरी है आपको देखना है। तो बट मेरे को लगता है कि आप इन्वेस्ट करिए। अगर गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करती है तो अब्रप्टली नहीं कर लेगी, राइट? तो गवर्नमेंट आपको कुछ टाइम फ्रेम देगी मार्केट एग्जिस्ट करने का। और मोस्ट लाइकली मेरे को नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट बैन करेगी। एक तो ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग गवर्नमेंट है। पिछली बार का बैन भी आरबीआई लेकर आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं करा था। तो मेरे को लगता है कि सिंस हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो प्रो टेक्नोलॉजी है, और मेरे को नहीं लगता कि वो क्रिप्टो को बैन करेंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर वो टैक्स कर रहे हैं तो उसी चीज को बैन क्यों करेंगे, है ना, सेम सेम ईयर में? तो मेरे को नहीं, मेरे को प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है इंडियन गवर्नमेंट के बैन करने की या अपने डिसीजन चेंज करने की। बट अगर वो करेंगे, तब भी वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी एग्जिट करने की मार्केट, और आपको वो एक विंडो जरूर देंगे। बाय द वैल्यू ऑफ क्रिप्टोकरेंसी वेरीज इवन दो इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। तो वैल्यू तो इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है फिलोसफिकली? फ्री मार्केट जो कैपिटलिज्म का बेस है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी एक एसेट क्लास को मार्केट में छोड़ दीजिए और मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे कोई बेचना चाहता है और दूसरा बंदा खरीदना चाहता है, वो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो आई गेस किसी भी फ्री डिसेंट्रलाइज करेंसी की वैल्यू मार्केट ही डिसाइड करेगी। यानी कि जिस रेट पर कोई बेचना चाहता है, जिस रेट पर कोई खरीदना चाहता है, तो दैट्स व्हाई इट वेरीज। इंडियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई क्रिप्टो को प्रमोट क्यों नहीं करना चाहती? क्रिप्टो को प्रमोट इससे नहीं करना चाहती यार, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, और इंडिया इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स कंट्री है कि उनको भी इसके रिpercussion नहीं पता। और मेरे को लगता है इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूट बिल्कुल कैलिब्रेटेड स्टेप्स ही ले रहे हैं, विच इज लाइक द राइट अप्रोच। आप इंडिया में अब्रप्टली अगर बोल दोगे क्रिप्टो बहुत ही अच्छी है, यानी कि बहुत ही अच्छा, आप उसे प्रमोट कर रहे हो, तो लोग पैसा बहुत ज्यादा डाल देंगे। अब मानिए वो इतनी वॉलेटाइल है, इतना प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग डाल दी और वो डूब गई, तो ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसका
आपके लिए वो हरजामा भर सकती है, ना आरबीआई भर सकती है, ना ही वो भरना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कैलिब्रेटेड अप्रोच ले रहे हैं, कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि सही भी है और जो इस टाइम पे सेंस भी बनती है। देयर विल ऑल्सो बी टैक्स इफ आई ट्रांसफर मनी टू माई वॉलेट। यस, अगर आप एक अपने ही एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, तब भी जो उस टाइम की वैल्यू होगी और आपको जितना प्रॉफिट होगा, आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा, विच इज 30% एज पर द करंट लॉ। ये लॉ चेंज हो सकता है। If we try to use crypto as a currency in a shop, will the shopkeeper take it as he has to pay 30% tax when he use? हाँ, तो आप एज अ करेंसी नहीं यूज कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप क्रिप्टो को एज अ डिजिटल एसेट यूज कर सकते हो, एज इन्वेस्टमेंट टूल। आप उसे एज अ करेंसी नहीं यूज कर सकते। तो राइट, यू आर सेइंग, तो वो करेंसी वाला एस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं है। करेंसी हमारे देश की आईएनआर और आईएनआर ही रहेगी। क्रिप्टो वैसे भी बहुत इनएफिशिएंट है एज अ करेंसी यूज होने के लिए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि क्रिप्टो को एज अ करेंसी यूज करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आईएनआर ऑलरेडी है और वो स्टेबल है और वो बढ़िया चल रहा है, और ना ही उसकी जरूरत है। और ये टैक्सेशन लॉ उसे डिस्करेज भी काफी ज्यादा करता है। तो आई बिलीव हाँ, वो नहीं हो सकता। हाउ टू मेक ब्लॉकचेन फॉर आवर पर्सनल यूजर्स। अगर आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली फोर्क कर सकते हैं किसी ब्लॉकचेन को, या आर्डर जैसी ब्लॉकचेन आपको वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बना सकते हैं। और ब्लॉकचेन आपको पर्सनल के लिए आप डेटाबेस यूज करो ना, एक्सेल यूज करो। तो मतलब ब्लॉकचेन की यूज करें। ब्लॉकचेन का तो पर्पस ही है कि वो पब्लिक होगा, इट्स अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, तो सारी दुनिया देख सकेगी। तो पर्सनल के लिए क्या सेंस बनती है? आई सेंस भी नहीं बनती। कैन यू टेल मी अबाउट एनएफटीज एंड हाउ टू मेक इट, एंड इज इट रिलेटेड टू विद क्रिप्टो और नॉट? तो बेसिकली एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप एनएफटी के बारे में बताइए। तो आई गेस हम लोग अपने अगले टॉप की तरफ जाते हैं, विच इज लाइक एनएफटीज। एनएफटीज का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर 21 मिलियन बिटकॉइन है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है दुनिया में, तो सब एक जैसे हैं, राइट? वो सारे बिटकॉइन की एक ही वैल्यू और वो एक जैसे दिखते हैं। एनएफटीज का मतलब क्या है कि जितने भी एनएफटीज होंगे, अगर वो अलग अलग हैं, तो उन सबकी अलग अलग वैल्यू है और वो अलग अलग ही दिखते हैं। तो नॉन फंजेबल टोकन का मतलब ही ये है कि एक टोकन दूसरे टोकन से अलग है, राइट? उसमें कोई भी दो सेम टोकन नहीं है। तो एनएफटीज का पहला मतलब तो ये है। फंजेबल और नॉन फंजेबल मतलब समझिए कि हमारे बाकी सारे फंजेबल टोकन होते हैं। जब हम टोकन वर्ड या कॉइन वर्ड यूज करते हैं, वो सब फंजेबल है। ये सारे टोकन की एक वैल्यू, जैसे आपकी जेब में 100 रुपए रखे और मेरी जेब में 100 रुपए रखे, उनकी सेम वैल्यू है। मैं अपना 100 का नोट आपको दे दूं, आपसे 100 का नोट ले लूं, वो एक ही बात होगी, क्योंकि वैल्यू सेम थी दोनों। वहीं पर अगर मेरे घर में एक पेंटिंग है और आपके घर में एक पेंटिंग है, अगर हम वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की पेंटिंग में कोई डिफरेंस होगा, अलग अलग होगी। या आपका घर और मेरा घर इन टोटालिटी वो एक नॉन फंजेबल एसेट है, तो हम वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों घरों की अलग अलग वैल्यू है। तो ये बहुत बड़ा है कि नॉन फंजेबल टोकन का मतलब जो दो टोकन आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेम नहीं है। बाकी सारे जो टोकन एंड कॉइन है वो फंजेबल होते हैं। अब वो हाउ टू मेक इट, आप किसी भी ओपन मार्केट प्लेस में जाकर उसे मिंट कर सकते हैं, या किसी अगर आप कोई कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो किसी एक्सक्लूसिव मार्केट प्लेस पर पे जाके उसे वो कर सकते हैं। अगर आप एनएफटीज में और काम करना चाहते हैं, तो मेरा ही फंडेड स्टार्टअप है यूनिकार्ट। दे आर फाइंडिंग, अभी वो आई गेस इंटर्नशिप और कैंपस प्रोग्राम वगैरह कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट सून। तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। कनेक्ट विद मी लेटर, मैं आपको उनकी टीम से कनेक्ट करा दूंगा। दे कैन हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज, जहाँ पर आप काम कर पाएंगे। एंड अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आई गेस इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और वो क्रिप्टो से किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे ही बन रहे हैं ना टोकन, तो क्रिप्टो भी एक तरह से एक क्रिप्टो एसेट ही बन गया, क्योंकि आपने उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया, राइट? लेट्स से हेलो। नहीं, यार प्लीज डोंट, आप जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप उसे उसी में डालिए। प्लीज डोंट ऑन योर माइक। अगर सब लोग सॉरी करेंगे सर। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन हो जाएगी, एंड आई बिलीव बाकियों के लिए सॉरी काफी। सर। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर सॉरी वाली सर बात नहीं कैन है आई यार। आस्क यू? जस्ट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज, ताकि बाकियों के लिए वो बोरिंग ना हो जाए, और वन ऑन वन या इंटरेक्शन, दैट्स इट। यस सर आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया अबाउट डिसेंट्रलाइज। अभी नहीं, प्लीज। आप अगर स्टार्टअप आइडिया मेरे को आप मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प जिस भी कैपेसिटी में कर सकूँ, अगर सर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, मेंटर हाउ के तौर कैन पे, मैसेज यू? डेफिनेटली आई विल डू इट। मेरे को आप लिंक्डइन पर मैसेज कर दीजिए। व्हाई गवर्नमेंट सेड योर, अच्छा सॉरी, let's say the value of some coin that I had bought increases, how can I liquefy this asset into cash in hand? आप उसे एक्सचेंज पर जाइए, बेचिए,
और उस एक्सचेंज से जो पैसा आता है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, वेरी सिंपल। तो ये है। प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट रेस अटैक। मैं ये टर्म पहली बार सुन रहा हूँ, रेस अटैक, तो नॉट वेरी फेमिलियर विद द टर्म। ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ टोकन वेरी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। सबसे बड़ा फैक्टर सप्लाई डिमांड है, कि सप्लाई कितनी है मार्केट में और डिमांड कितनी ज्यादा है, तो सप्लाई डिमांड से उसका प्राइस चेंज होगा। वैल्यू के लिए ये तो गया प्राइस कैसे वेरी करता है, अगर आपका प्राइस क्वेश्चन था। अगर आप कहें कि वैल्यू कैसे वेरी करता है दो टोकन्स के बीच में, तो उसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी और आप चीजों को अ, अलग तरह से देख सकते हैं कि आपका जो फंडामेंटली है वो किस तरह से वो चलता है। तो टोकन की जो वैल्यू वेरी करती है वो उसके फंडामेंटल्स के ऊपर, जैसे स्टॉक्स के फंडामेंटल होते हैं, तो टोकन्स के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप उसके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, जो मैंने अपने कोर्स में भी कवर किया है, एज आई टोल्ड यू। तो वो आप फंडामेंटल एनालिसिस से उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। इंडियन क्रिप्टो टैक्स कौन सा डेट से इफेक्ट होगा? और प्रॉब्लली अभी के हिसाब से तो 1 अप्रैल से। बाकी देखिए कब से होता है, एग्जैक्ट डेट कब आएगी। अगर कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुए तो शायद 1 अप्रैल से ना हो पाए। अभी के लिए फॉर टाइम बिंग आप ये ज्यूम करिए 1 अप्रैल से होगा। इन क्रिप्टो प्रेफरेबल और वी शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? ये देखो, ये हाई बीटा एसेट है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्रिप्टो इज नॉट वेरी गुड फॉर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो स्टॉक्स इज शायद बेटर मीडियम। क्रिप्टो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल कहीं ना कहीं रहेगा। प्लीज शेयर एनालिसिस चार्ट ऑफ स्टॉक्स इन क्रिप्टो स्पेशली फॉर द बिजनेस। अजय कुमार, मैंने पहले बताया, मैंने इसके लिए अलग से कोर्स बना रखे हुए हैं जो मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, finstreet.in पर जा करके आप वो कोर्सेज खरीद सकते हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस, जिनकी टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एंड क्रिप्टो का, सीखना चाहते हैं, तो आपको वहां पर 3 मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, एंड यू कैन गो थ्रू देम एंड बाय इफ यू वांट टू बाय सम। तो अभी तक इतने। हु डिसाइड्स क्रिप्टो करेंसी? मार्केट डिसाइड करती है यार कि मार्केट कितना, क्या प्राइस है क्या नहीं। तो सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी। तो टॉकिंग अबाउट एनएफटीज, हमने बीच में ही छोड़ दिया था। तो इट्स अ नॉन फंजेबल टोकन, जिसका मतलब ये है कि आप जो टोकन है, दो टोकन है, उनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो आप उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते आपस में। एंड अब एनएफटी रेज क्यों है? क्योंकि हमें पहले से हिस्ट्री में पेंटिंग्स की वैल्यू रही है, बाकी चीजों की वैल्यू रही है, और आज तक आर्टिस्ट के लिए कोई मीडियम नहीं था, आर्टिस्ट के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, राइट? अब आर्टिस्ट पहले अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो बनाता था, वहां पे फोटोज डालता था, लोग लाइक भी करते थे, बट उससे पैसे नहीं कमा पा रहा था, राइट? उसके लिए उसको ब्रांड स्पॉन्सरशिप 10 चीजें करनी पड़नी थी। अब अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप अगर कुछ बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो एज अ आर्टिस्ट आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म आ गया, इसीलिए एनएफटीज रेज बन गया है। क्योंकि दुनिया भर के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, दे आर जंपिंग ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी, जहां पर वो सेंट्रलाइज सिस्टम को हटा करके एक तरह से अपने आप को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, अपनी आर्ट को, और जो भी उस आर्ट का यूजर है उसके बीच में अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो उनको किसी भी, अगर कोई सिंगर है तो उसको लेबल की जरूरत नहीं है, अगर कोई पेंटर है तो उसे आर्ट गैलरी की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। और हमने ऑलरेडी देखा जो आर्टिस्ट थे उनका इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना। अगर कोई सिंगर है, उसकी अपनी ऑडियंस है, उसके अपने फॉलोअर्स हैं, उसके अपने लिसनर्स हैं जो उसके गाने को पसंद करते हैं। और अगर अब वो किसी चीज को, उसे एक मीडियम मिल जाएगा जहां से वो इंटरेक्ट कर सकता है उनके साथ, तो उसको भी पता है मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। तो दैट्स वाई वो ये बात बोल रहा है, जिसके कारण से एक अपॉर्चुनिटी आ गई काफी बड़ी, राइट? और जब आर्टिस्ट ने ये बात बोलना शुरू करा कि मैं अपने एनएफटी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अपने एनएफटी निकाल रहा हूँ, या दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन मेटावर्स, उन्होंने एक वीडियो बना के डाली इनटू द मेटावर्स करके। तो इससे क्या हुआ, एनएफटीज का रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो लोग क्रिप्टो में नहीं भी थे, सिंस वो फैन थे अपने पर्टिकुलर आर्टिस्ट के, वो अब इंटरैक्ट करना चाह रहे थे अपने फैंस आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टली, और आर्टिस्ट अपने फैंस के साथ वाया फाइनेंशियल मॉडल जो कि एनएफटीज ने दे दिया, जिसके कारण से एनएफटीज बहुत जल्दी रेज बन गया। तो मेरे को ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है एनएफटीज के लिए, जो आप कर सकते हैं। तो मेरे को ये काफी ज्यादा एक अच्छी चीज लगती है एनएफटीज के अराउंड, के
आप वो चीज देख करके बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी पूल बना सकते हैं। तो इसीलिए एनएफटी में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अलग अलग तरह से। अभी कुछ एनएफटी काफी महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, मार्केट डेवलप होगी, एक अच्छी मेच्योर होगी, बट अभी के लिए एनएफटी स्पेस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, जहां पर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप एक आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े कैसे भी, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एनएफटी के अराउंड कुछ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप काम भी करना चाहते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कीजिए ना, क्योंकि अगर इंडस्ट्री 10x बढ़ गई तो आपको भी 10x बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप एक डूबती हुई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री ही 2 गुना अगर कम हो गई तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। तो इसीलिए एनएफटीज और मेटावर्स इन जनरल काफी ज्यादा, अभी जियो ने भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, एक तकरीबन तकरीबन 100 सवा 100 करोड़ की एक कंपनी में, वो मेटावर्स की कंपनी है। तो मेटावर्स क्या है कि गेम जिसके अंदर जाकर के आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो भी उसके अंदर भी आप क्रिप्टो का यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपने डिजिटल एसेट्स को स्टोर करने के लिए हो, चाहे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए हो। तो मेरे को लगता है कि ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, ये यूज तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने पर ये क्रिप्टो से भी बड़ा होने की एक अपॉर्चुनिटी रखती है, क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल था, बट यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्ट भी आ गया जो अभी तक मिसिंग था। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग इसमें देख सकते हैं। राइट, मेटावर्स क्या है यार? मेटावर्स इज लाइक एक अलग दुनिया है जिसमें आप एक वीआर हेडसेट डाल करके उस दुनिया के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने मेटावर्स एक कॉन्सेप्ट कराया था, जहां पर आर्टिस्ट उस मेटावर्स के अंदर चला गया, उस गेम के अंदर एक करेक्टर की तरह चला गया, जिसे हम एवेटार बोलते हैं उस बंदे का। तो वो आप अपना एवेटार बन के चले गए, और आपके पूरी हैंड मूवमेंट्स, आप जिस तरह से पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अंदर जाके लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमने एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करी थी, आई बिलीव अगर गगन है अभी तो गगन वो आपको लिंक डाल देंगे, जहाँ पर हमने ये इसकी मेकिंग का भी लिंक डाल देंगे, परफॉर्मेंस का भी डाल देंगे। तो मेटावर्स वो एक गेम की तरह होता है जहाँ पर अलग अलग लोग उस गेम के अंदर एंटर करते हैं, और वो आपस में बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो आप। जैसे रियल टाइम होता है, बस वो एक गेम के अंदर, एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं। तो उसको हम मेटावर्स बोलते हैं। भाई स्टॉक्स इफेक्ट यार, स्टॉक्स के लिए कभी और अलग से सेशन रख लेंगे। दिस सेशन इज जस्ट फॉर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एंथुसियास्ट, तो जो भी लोग क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के बारे में बात, तो उसके क्वेश्चन में ज्यादा प्रेफर करूंगा। थैंक यू गाइस, मेरे को लगता है कि दैट वाज इनफ, एंड गगन ने डाल दिया, थैंक यू गगन, आपने लिंक डाल दिया। एंड हाउ मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन आर रिलेटेड। तो मेटावर्स में क्या होता है कि जितने भी मान ली बिल्डिंग्स हैं, एवेटार्स हैं, अब वो एक डिजिटल एसेट है ना, तो उसको हम एनएफटी के फॉर्म में ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करते हैं। लॉगिन करने के लिए जनरली कई बार आपको मेटावर्स की जरूरत हो, ब्लॉकचेन की जरूरत है, बिकॉज अपने ब्लॉकचेन वॉलेट से इंटरेक्ट करेंगे तो आप अनोनिमस रह पाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि आपको अगर अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है तो वो आप कैसे करोगे? आपको वो एसेट्स खरीदने हैं तो कैसे खरीदोगे? वहां पे लैंड खरीदने हैं तो कैसे खरीदोगे? ब्लॉकचेन के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू खरीदने ईजी है, बिकॉज उसमें कोई भी पेमेंट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो है सोशल मैसेंजर यूजिंग ब्लॉकचेन। हाँ यार, ब्रेव ब्राउजर करके पूरा ब्राउजर है, वो यूज करता है ब्लॉकचेन को। और दूसरा स्टीम करके एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर आप ब्लॉग्स वगैरह सोशल मीडिया चला सकते हो, वो इतना फेमस नहीं हुआ, उतना एफिशिएंट नहीं था, बट हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन। इन योर ओपिनियन इज क्रिप्टो अ ग्रेट फ्यूचर? ऑब्वियसली यार, मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो का बहुत ज्यादा बड़ा फ्यूचर है। भाई चाइना बैन कर देता है उस चीज को यार जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने गूगल भी बैन कर दिया, फेसबुक भी बैन कर दिया, इसलिए क्रिप्टो भी बैन कर दी। वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो बैन कर देते हैं। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएट? एज आई टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू यार कि क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू दिस सप्लाई एंड डिमांड। तो किसी भी फ्री एसेट का फ्री मार्केट में से जो प्राइस होएगा वो क्यों फ्लक्चुएट करेगा? सप्लाई एंड डिमांड करेगा। तो थैंक यू फॉर द सेशन गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे इंटरेक्ट करके। आई बिलीव आपको भी आया होगा। अगर आपके पास कुछ रिव्यूज हैं सेशन के बारे में तो हमारे सोशल मीडिया पर आप हेलो। वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं हेलो तो सर। पे जाकर के कोर्सेज खरीद सकते हैं। एंड हेलो। अगर अगर आप कुछ भी हमसे और इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कोई आइडिया है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज हेलो। डाल, हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूं, बट आई विल ट्राई। जी हेलो जी। सर, मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ट्रांजेक्शन, तो क्या जेल हो जाएगी? आई गेस आई एम नॉट
राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप अपने सीए से बात कीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सर आपको इतना तो पता होगा कि अगर टैक्स की नोटिस आए और हम प्रूफ कोई ना ज्वाइन करे तो क्या होगा? देखिए आप जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट हुआ है, आपको वो प्रॉफिट तो दिखाना ही पड़ेगा ना। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आप अपने सीए से बात कीजिए, ये आपको उनके साथ बैठ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर मैं आप विलेज में रहता हूँ, विलेज में रहता हूँ। मैं राइट पर्सन नहीं हूँ ये सॉल्व करने के लिए। जी, थैंक यू। हाँ सर नमस्कार। प्लीज वन ऑन वन क्वेश्चन मत पूछिए, आप चैट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पे मत पूछिए प्लीज। अगर किसी के पास कुछ और क्वेश्चन है, क्वेरीज है यार, तो फील फ्री टू आस्क। आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन यू टेल सम गुड कॉइंस अदर देन बिटकॉइन एंड इथेरियम? मैं ये बोलूंगा यार, आप खुद से ढूंढिए, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। प्राइमरली मैं नियर के ऊपर बिल्ड करवा रहा हूँ काफी सारी चीजें, और नियर के ऊपर बुलिश हूँ, तो नियर कैन बी अ गुड थिंग। बट अगेन ये कोई भी बाय कॉल या सेल कॉल नहीं है, बिकॉज मैंने काफी कम रेट पे खरीदा हुआ है, अभी काफी रेट बढ़ चुका है। तो ये प्रॉब्लम है, बट या नियर इज डूइंग गुड वर्क। तो ये है। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो गाइस प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अभी भी, यहाँ हमारा जो चैट बॉक्स है वहां पर डाल सकते हैं। और अगर आप और जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिटेल में, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ जिसके लिंक्स आपको finsty.in पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं या आपके पास कोई आइडिया है ब्लॉकचेन में, तो मुझे एक डिटेल मैसेज बना करके आप लिंक्डइन पे डाल दीजिए। शायद मैं इमीडिएटली रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर टू द सेशन, आई रियली एंजॉयड इट। यू नो ये सेशन, और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, इंटरेक्टिव रहा। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे चीजें लोगों ने सही सही पूछी, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया इंटरेक्ट करते हुए। आई गेस वी हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई शायद रह गया हो, बट मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन आंसर करूं। बीच में 2 बार ग्लिच भी हुआ, रियली सॉरी फॉर द ग्लिच, जो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का हुआ। आई बिलीव सेंट्रलाइजेशन इज द प्रॉब्लम, जिसके कारण से वो हुआ। जस्ट किडिंग, बट रियली एंजॉयड। आई बिलीव हम लोग और कनेक्ट करते रहेंगे, एंड हम लोग ये सेशन फ्रीक्वेंटली करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।